नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए लगभग बचे हैं सिर्फ 33 डेज और आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसा सेशन चलाइए जिसमें हम क्विकली पॉलिटी की रिवीजन कर सकें। तो पहले दो वीडियोस में जो द फाइनल रिवीजन का हम लोगों ने सीरीज चलाया है, उसमें हम लोगों ने जो सेलेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब कवर कर लिए थे। मैंने उन्हीं वीडियोस के कमेंट में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अगला वीडियो कौन सा चाहते हो। तो मेजरली दो ऑप्शंस थे हमारे पास में, एक फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और दूसरा पार्लियामेंट नाम का चैप्टर को लेकर के। तो हम पार्लियामेंट नाम का जो चैप्टर है उसको आगे लेंगे और इस सेशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एकदम क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और द फाइनल रिवीजन के पॉलिटी पार्ट में हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स है क्या? तो मैंने इसके पहले भी जब एक इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एकदम क्लियरली बताया था कि देखो कैसा है कि नेचर के थ्रू हम लोगों को मल्टीपल राइट्स मिले हुए हैं। वो राइट्स क्या हो सकते हैं? वो राइट्स बोलने का अधिकार, यानी कि आप लोग चाहते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दी जाए। आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो हैं वो जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हो उस रिलीजन की आप लोगों को आजादी मिले। आप लोग चाहते हो कि आप जो काम करना चाहते हो, जो प्रोफेशन चूज करना चाहते हो, उसकी आजादी मिले। ये सब तो राइट्स हम लोग चाहते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो आपकी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए मदद करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास में लाइवलीहुड हो, तो मतलब हर किसी को काम करने का, आजीविका कमाने का हक मिले। वुमन जो है और मेन जो है उनको इक्वालिटी मिले। कहां पर? वेजेस के टर्म्स में। अगर मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है, उस अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को कोई एक भत्ता मिले, उसको समाज जो है उसकी सेवा करे। कोई सिक है, कोई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसकी भी जो है वो मदद हो। ऐसे सब राइट्स जो हैं हम लोग मोटा मोटी हमारी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान दे, ताकि हम लोग सच में एक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी स्थापना कर सके। लेकिन सीधी सी बात है कि ये सब राइट्स जो है वो दे पाना गवर्नमेंट के लिए, और खास करके ऐसी गवर्नमेंट जो जस्ट अभी अभी बनी हो। मैं 1950 की बात कर रहा हूं, जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। 5 साल हुए थे हम लोगों को। हमको कौन से राइट्स देने, कौन से राइट्स नहीं देने, ये हमको हमारी खुद की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए देने थे। तो उस समय में हमने क्या किया? हमने कहा कि कुछ राइट्स को मैं बनाऊंगा जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आप अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट जो है वो इनको एनफोर्स करके देंगे। इसीलिए इन राइट्स को हम लोग एनफोर्सिएबल राइट्स या फिर जस्टिसिएबल राइट्स भी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात यहीं पर, कोर्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि ये वाले राइट्स भी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के पास में लाइवलीहुड हो। अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो तो उसको भत्ता मिले, अगर कोई सिक है, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक सामाजिक इक्वालिटी देती हैं, तो वो भी राइट्स आपको मिले। लेकिन उस समय में पैसे नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने कह दिया कि ये जरूरी तो है लेकिन अभी के लिए नॉन एनफोर्सिबल है। जब भी भविष्य में राज्य के पास में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी तो लोग जो है उसको जस्टिसिएबल बनाने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल के लिए तो ये नॉन जस्टिसिएबल होंगे। तो इस तरीके की बात जो है वो होती है। इन्हीं राइट्स को हम लोगों ने नाम दिया डीपीएसपी और इन्हीं राइट्स को हम लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की खास बात क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सिएबल, जबकि डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्निंग अ कंट्री। तो ये बैकग्राउंड देने के बाद में अब हम लोग इतना तो समझ ही चुके हैं कि फंडामेंटल राइट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है। फंडामेंटल राइट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट दे आर जस्टिसिएबल। उनके लिए आप जस्टिस सीख कर सकते हो, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स कहां है? अब इसमें क्या है, यूपीएससी बार बार पूछती कहां है। तो एक मतलब इसका ध्यान रखो, इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 में है। ऐसा ही यूएस में जो फंडामेंटल राइट मिले थे उनको, तो उसके लिए उन्होंने बिल ऑफ राइट्स नाम का कंसेप्ट था, और जो यूके में उनको मिला था उसको मैग्ना कार्टा नाम का कंसेप्ट कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा एंड बिल ऑफ राइट जैसी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं,
ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि ये मेजरली आपको पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो देते हैं। फिर दे आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स आल्सो एक्सेप्ट 5 राइट, मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से राइट्स उनको अवेलेबल नहीं है। तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार क्विकली आप लोगों को बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 15 और 16, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये 5 राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी 14, 15, 16, 14, उसके बाद में आपका 17, उसके बाद 18, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहां तक के सारे राइट जो है उनको अवेलेबल है। डीपीएसपी इसको पॉजिटिव कहा जाता है और इनको निगेटिव कहा जाता है, निगेटिव इन कैरेक्टर। निगेटिव इन कैरेक्टर इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये स्टेट को किसी चीज के लिए मना करते हैं। देखिए, जहां पर भी आप किसी चीज के लिए नो कहोगे या मना करोगे, निगेटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हम लोग निगेटिव भी कहते हैं कि निगेटिव इन द कैरेक्टर है वो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल राइट्स आपको दिए क्यों जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स इसलिए हम लोग देते हैं ताकि कल को यही जो गवर्नमेंट जिसको आपने चूज किया है ये टिरेनिकल ना बन जाए। क्योंकि जो सत्ता में आया है एक बार, वो हमेशा चाहेगा कि वो हमेशा सत्ता में बना रहे। ऐसा कोई आप नहीं देखोगे कि सत्ता में आने के बाद में आप कहते हो कि नहीं अब तो मुझे बस सत्ता छोड़ करके जानी है। अब वो जाने वाले फिर बुद्ध बन जाते हैं, जाने वाले फिर महावीर बन जाते हैं। लेकिन कोई भी एक ह्यूमन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो सत्ता में आए तो हर बार वो सीख करेगा कि भाई मैं और पावर में रहूं। तो और पावर में आने के बाद में आप चाहोगे कि ओपोजिशन को कभी दबा दें, अगले वाले के राइट्स को दबा दें। तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि जो सत्ताधारी है उसको भी अगर हमें लगे तो सत्ता से हम निकाल सके। तो दे एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द टिरनी ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट का फंडा है वो यही है। एनीवेज, फंडामेंटल राइट्स को समझने के बाद में, मतलब एक उसका जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद में हम चलते हैं कि हमको कौन कौन से राइट्स मिले हैं। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो इसको 7 राइट्स में क्लासिफाई करते हैं, बट एक्चुअली इसमें से एक आपका राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था ये हट गया है। तो अब हम लोग जो है वो 6 राइट्स की बात करेंगे। जो भी है हमारे पास में 6 राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन गौर कीजिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको लगेगा क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इतने कांड किए, इतने ज्यादा चेंजेस किए कि हमको मेजरली कि मे बी ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया है। बट नहीं, जनता गवर्नमेंट परेशान हो गई थी काफी। मतलब इसके पहले भी सारी गवर्नमेंट्स परेशान थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, लेकिन फाइनली जनता गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था। तो आज हमारे पास में एटलीस्ट ये 6 सेट ऑफ राइट्स है। मैं सेट ऑफ राइट्स क्यों कह रहा हूं? मैं सेट ऑफ राइट्स आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग राइट्स की बात करें तो राइट्स आपके शुरू होते हैं लगभग आर्टिकल नंबर 14 से। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है एंड सो ऑन, जो कि जाते हैं लगभग आपके आर्टिकल नंबर 32 तक। तो ये मल्टीपल हमारे पास में सेट ऑफ राइट्स हैं, लेकिन इन सेट ऑफ राइट्स को हमने कुछ क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, यूपीएससी ने कभी कभी इसके क्लासिफिकेशन तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 17, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमने अनटचेबिलिटी जो है उसको हमने खत्म किया है, लेकिन अब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपने किया तो है। जब इसको पूछते हैं कि इसको आपने कौन से राइट के अंदर में क्लासिफाई किया है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आएगा या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएगा। लेट मी टेल यू, ये यूपीएससी का एक वन ऑफ द पीवाईक्यू रह चुका है। तो भूलिए मत कि राइट टू इक्वालिटी बराबर आपके जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आर्टिकल नंबर 17 आता है। तो वही मैं अब आप लोगों को जो है वो सेट ऑफ राइट जो है बताने वाला हूं। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आपके आर्टिकल 14 से 18 तक के राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर में आर्टिकल 19 से 22 तक के हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में आता है। बट इनको आप क्लासिफाई कैसे करें और कैसे इनको याद रख सकें, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक जो है बनाई थी, जो मैं अभी आप लोगों को एकदम इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर में जो बता देता हूं, ताकि आप लोगों को ये हमेशा हमेशा याद रहे।
देखिए सिंपल है, राइट टू इक्वालिटी में कितने लेटर्स हैं? राइट टू इक्वालिटी के अंदर में लेटर्स अगर हम लोग गिने तो 5 है। इक्वल, तो मैं इसको 14 से शुरू करता हूं कि 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो राइट्स होंगे ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आएंगे। अगला जो राइट है वो है फ्रीडम वाला राइट, तो मैं उसको फ्री पकड़ता हूं। तो फ्री में आपका अगला आर्टिकल दैट इज 19, 20, 21 एंड 22 आपका इसके अंदर में आएगा, और ऑब्वियसली इसका एक कोरोलरी 21A भी इसी के अंदर में आएगा। फिर जो है वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में अगेंस्ट का एक ले लो आप 23 और एक्सप्लॉइटेशन का एक ले लो आप 24, कि ये जो है वो आपके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएंगे। फिर अगला वापस से फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है तो आप इसको वापस से फ्री पकड़ोगे, और फ्री है तो इसका मतलब है 25, 26, 27 और 28, ऐसे आपके जो है वो राइट जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर में आएंगे। फिर जो है वो आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल के लिए 29 एंड 30, और फिर लास्ट आपका बचता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला राइट, और उसको हम लोग देंगे आर्टिकल नंबर 32। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन आगे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 22 क्या वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है, या इक्वालिटी में आता है, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, या कल्चरल एंड एजुकेशनल में आता है, आप लोग एकदम क्विकली बता सकते हो कि ये आपके राइट टू फ्रीडम के वन ऑफ द राइट में आता है। ठीक है, तो इनको आप लोग इस तरीके से एकदम क्विक मैनर में अगर आपको याद रखना है तो आप लोग जो है वो याद रख सकते हो। तो गाइज ये आपके हो गए फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी के लर्नर्स यूपीएससी जो 2023 का रिजल्ट आया है उसमें शाइन किए हैं। 320 से भी ज्यादा हमारे रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, चाहे आप AIR 1, 6, 3 या 9 की बात करें, ये सब हमारे लर्नर्स थे। इसी के चलते अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और जो टॉपर्स हैं हम उनको चुन पाएं। अब हम उनको चुनना चाहते हैं, लेकिन उनको कैसे लें? कुछ लोग होंगे जिनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह होंगे, तो लगभग 90% तक की स्कॉलरशिप हम लोग देने वाले हैं 19 मई। दिनांक को याद रखिएगा, 19 मई का दिन है, जब सुबह 11 बजे और 5 बजे हम लोग एक अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप UCSC हम लोग रखने जा रहे हैं, और इसमें आप लोग 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो और अगले टॉपर बन सकते हो। ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, और इसमें जो आपको कोड यूज करना होगा वो एकदम बड़ा ही सिंपल सा कोड है, दैट इज अरविंदा। तो अरविंदा कोड से आप लोग एनरोल जो है वो कर सकते हो। और मैं आप सबको बता दूं कि वापस से हमारी जो है वो आरंभ नाम की एक बैच शुरू होने जा रही है, जो कि प्री एंड मेंस का प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, ये वो सब कुछ करवाएगा, और इसमें आपको अगेन जो कोड यूज करना है वो होगा अरविंदा। तो अरविंदा नाम का कोड यूज कीजिए, और आप जो है वो हमारे अलग अलग बैचेस में सब्सक्रिप्शन जो है वो पा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखना चाहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले हम लोगों को ये तो पता हो कि फंडामेंटल राइट्स शुरू कहां से होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स आपको किसके अगेंस्ट में मिले हैं? आंसर स्टेट के अगेंस्ट में मिले हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन तो पता हो, स्टेट को डिफाइन कैसे करें? तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए अगेन आप लोग यहाँ पे देखोगे आर्टिकल नंबर हमारा 12 है, तो आर्टिकल नंबर 12 इसको स्टेट को डिफाइन करता है। आई डोंट नो इसको मैं जूम कर पाऊंगा या नहीं, लेट मी क्विकली चेक दैट। अगर इसको जूम कर पाए तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। एरो ऑप्शंस ऑटोमेटिक, आई डोंट थिंक इसको जूम कर पाता है। ठीक है, एनीवेज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 12 है वो आपको स्टेट के बारे में बताता है। अच्छा, अब एक पिछले सेशन में हम लोग स्टेट के बारे में ऑलरेडी एक डेफिनेशन सीख चुके हैं कि हाउ डू वी डिफाइन स्टेट। तो स्टेट जो है उसकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि एक आपकी जो है वो एक डेफिनेट जो है वो टेरिटरी होनी चाहिए, आपकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपका एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और आपके पास में सॉवरेंटी होनी चाहिए, यानी कि सार्वभौमता। ये 4 एलिमेंट जब मिलते हैं तो मॉडर्न स्टेट जो है वो फॉर्म करते हैं। जब हमने कहा कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स किया जाए, या फंडामेंटल राइट जो है वो आपको मिले और स्टेट के अगेंस्ट में मिलेंगे, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी DPSPs में कि ये आपको जो है वो इंप्लीमेंट करने होंगे, तो स्टेट को डिफाइन तो करो। तो हाउ डू वी डिफाइन स्टेट? स्टेट को कैसे डिफाइन करें? तो पढ़ो। तो स्टेट का टर्म का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यूनियन के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की आप बात कर रहे हो। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तो अगेन यहाँ पे हो गया आपका कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि आप लोगों की विधानसभा और आपकी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ की, स्टेट की। तो यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं बाकी की, या और कोई अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में किसी गवर्नमेंट बॉडी को बनाया हो, जैसे ओएनजीसी हो गई। अच्छा, लोकल बॉडीज में सारी लोकल बॉडीज आ गई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बात करें तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और अगर हम लोग अर्बन में बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब हो गए। अच्छा, अब हम बाकी बॉडीज की बात करते हैं जिनको गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट किया होगा। कौन सी बॉडीज है, ओएनजीसी, सेल, ये सब जो बॉडीज है ये क्या है, ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो ये है आपके स्टेट की डेफिनेशन कि स्टेट क्या है। तो स्टेट के अंदर में ये सब जो है वो निकल करके आता है। अच्छा, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने डिसीजन में ये कहा था कि कभी कभी कोई प्राइवेट बॉडी जो पब्लिक फंक्शन कर रही हो, ठीक है, या पब्लिक के लिए काम कर रही है, उसको भी हम लोग जो है वो द स्टेट के नाम से ट्रीट करेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे टीसीएस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये अगर कोई गवर्नमेंट की एग्जाम कंडक्ट कर रही है, दैट इज एनटीए, यूजुअली आपको पता होगा एनटीए की एग्जामिनेशन हमारी चलते रहती है। तो अगर तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी मल्टीपल एग्जाम्स होती हैं, तो इनको जब कंडक्ट कर रहा है तो उस समय में सिंस इट इज डूइंग अ पब्लिक फंक्शन तो इट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ स्टेट। अगर इस समय में टीसीएस ने अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो आप उसको स्टेट समझवा करके उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी कर सकते हो। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12। आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 13 पर। और आर्टिकल नंबर 13 जो है उसमें दो चीजों पर बात होती है। इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल नंबर 13 जो है ये आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर भी देता है। तो आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 बेसिकली दो बातें कहता है। आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कुछ हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे वो, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद के हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो क्या होगा, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 13 बात करता है। उस पर हम आते हैं, बट पहले हम लोग एक एग्जाम्पल जो है वो समझ करके लेते हैं। तो होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास इंक्लूडिंग मी। तो हमारे घरों में क्या होता है, मिडिल क्लास में अगर आपके पास में एक एप्पल हो, ये एप्पल जो है अगर इतना इतना अगर सड़ जाए तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इस पूरे एप्पल को फेंकोगे या बस इसको इतना वाला पार्ट जो है उसको आप कट कर दोगे और कट करके बाकी जो बचा हुआ अच्छा वाला पार्ट है उसको आप लोग खा लोगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल से कि जितना पार्ट खराब हो गया है बस उतने पार्ट को हम लोग कट करेंगे और बचा हुआ एप्पल जो हम लोग खा लेंगे। बस यही प्रिंसिपल्स लॉज में भी लगते हैं। हमारा एक लॉ है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कब बनाया हमने, 2000 में। तो हमने साल 2000 में इस एक्ट को हम लोगों ने बनाया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। इसके अंदर में आईटी रिलेटेड सारी चीजें हैं कि बहुत सारी प्रोविजंस है, ठीक है, सैकड़ों प्रोविजंस इसके अंदर में दी हुई है। इसी प्रोविजंस में एक प्रोविजन हुआ करती थी जिसका नाम था सेक्शन नंबर 66A। और ये सेक्शन नंबर 66A आर्टिकल नंबर जो आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का था, ये कहता था कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैसेज लिखा है, ठीक है, जो थोड़ा सा ऑफेंसिव है या और कुछ अगर हुआ है तो फिर आपको अप टू 3 इयर्स पनिश किया जा सकता है जेल में, ठीक है। और इसको मैक्सिमम स्टेट्स ने इंक्लूडिंग यूनियन गवर्नमेंट ने मिसयूज किया। असीम त्रिवेदी, उसने कुछ कार्टून बना दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। मुंबई की 2 गर्ल्स थी, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके अगेंस्ट में कुछ कमेंट किया तो अगेन उनको अरेस्ट कर लिया गया।
मतलब इसका मतलब मैं अगर कुछ भी ऊपर लिखूं या अगर मैं कोई भी कमेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर में लिखूं, कोई ओपोजिशन अपना अगर मैं गवर्नमेंट के ऊपर में दर्ज कराऊं, तो फिर मुझे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा और 3 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर श्रेया सिंगल नाम का जो केस है, ओके, जो कि 2015 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया मतलब इसको डिक्लेयर कर दिया कि इट इज वॉइड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये अब से इनवैलिड हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन नंबर 66A जो है वो खत्म होगा, ना कि पूरा का पूरा एक्ट। मतलब क्या, ओनली दैट पार्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 66A विल बिकम इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, ओनली दैट पार्ट विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। ठीक है, तो उतना ही पार्ट जो है वो आपका वॉइड हो जाएगा, उतना ही पार्ट बस इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट बाकी पूरा का पूरा एप्पल जैसे आप लोग खा सकते हो उसी तरीके से बाकी के एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो जरूर जो है वो लागू होंगे। बस यही बात जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 13 में कही हुई है। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि अगर हमारे देश में संविधान आने के पहले अगर ऐसे कोई जो है वो अगर आपके लॉज थे विच वर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट मतलब क्या, हमारा फंडामेंटल राइट, तो द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दे विल बी वॉइड, कि जितने एक्सटेंट तक आप इनकंसिस्टेंट हो बस उतने ही पार्ट के लिए आप वॉइड हो जाओगे, उतना ही पार्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। और अगर हमारे देश में बाद में अगर कोई और हम लोग लॉज वगैरह बनाते हैं और अगर वो संविधान को कॉन्ट्रवीन करते हैं, तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन दे विल बी वॉइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटी एक्ट में सिर्फ सेक्शन 66A को हटाया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा आईटी एक्ट। आप बोलोगे पूरा आईटी एक्ट फेंक दो, नहीं। आप बोलोगे पूरा एप्पल फेंक दो, नहीं। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 13 जो कि कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट से कोई पार्ट ओके किसी लॉ का अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको आप जो है वो जितना उसका इनकंसिस्टेंसी है उतने लेवल तक आप उसको वॉइड कर दो, यानी कि उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। तो ये जुडिशरी को पावर देता है कि आप रिव्यू करो और देखो कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं करता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें फिर लोग बोले कि लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब सिर्फ कानून है, तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ा कि नहीं भाई, लॉ का मतलब है कि आपका कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉ, कोई रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और एनीथिंग। तो इन सब चीजों को आपने आर्टिकल 12 एंड 13 में देखा। अब देखिए, ये जब हम देखेंगे तब आपका आर्टिकल नंबर 14 जो है वो शुरू होगा। तो चलिए राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स शुरू करते हैं। अच्छा, अब राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले आर्टिकल नंबर जो है वो 14 आता है। राइट टू इक्वालिटी में एक मतलब मैंने आपको कहा कि दीज आर क्लास ऑफ राइट्स। इसके अंदर में आपने मल्टीपल राइट जो है वो डाल करके रखे हुए हैं। तो कौन कौन से? तो वापस से आप जाओ तो इक्वल नाम से आपको मिलेगा। इक्वल में क्या है? 14 है, फिर क्या है? 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। और उसमें से पहला राइट जो है वो है आपका आर्टिकल नंबर 14। तो देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल मतलब है, देखो समाज में हर कोई चाहता है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और जब लोगों को लगता है कि मुझे अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है तो उसको इनजस्टिस की फीलिंग आती है, और जब लोगों के अंदर में इनजस्टिस की फीलिंग आती है तब वो जाकर के रिवॉल्ट करते हैं, और हो सकता है कि पूरे समाज में एक अराजकता भी फैलाई जा सके। तो इसको रोकने के लिए फिर हम लोग जो है वो इक्वालिटी जरूर लेकर के आएंगे। फिर रिगार्डलेस कि आप मेल हो, फीमेल हो, आप कौन हो, क्या हो, हमने सबको समान तरीके से ट्रीट करना है। तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो कंसेप्ट जो हैं इसके अंदर में आते हैं। क्या बोल रहा है वो कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? एक सबसे सिंपल फंडा वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कि किसी को कोई भी प्रिविलेजेस ना मिले। देखो, जैसे ही किसी को आपने कोई स्पेशल प्रिविलेज दे दिया, फिर लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई, लेकिन एक वीआईपी आता है, उस वीआईपी को आप बोलते नहीं तो अंदर आ जा। आपको सडनली फील होता है कि ये लॉ के ऊपर है क्या? आर यू अबाव द लॉ? आर यू रियली इक्वल बिफोर लॉ? अगर हो तो फिर लाइन में सब खड़े रहो। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। दूसरा जो इसके अंदर में फंडा है वो है कि इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ।
इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ का मतलब है कि रिगार्डलेस कि आप राजा हो, प्रजा हो, आप कोई बहुत बड़े रिच आदमी हो, बट अगर आपने जो है वो अगर किसी का एक्सीडेंट किया है, अगर आपने गाड़ी चलाते समय में किसी को मारा है, दारू पी करके अगर मारा है, तो ऑब्वियसली फिर डजेंट मैटर कि आप जो है वो एक बहुत बड़े अभिनेता हो या आप एक बहुत बड़े नेता हो, आप सबको कानून के सामने आना पड़ेगा, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो। तो नो वन, चाहे कितने ही रिच हो चाहे कितने ही पुअर हो, चाहे कितने ही शक्तिशाली हो या कितने ही पावरलेस हो, एवरीवन इज इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ। नो वन इज अबव लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं। अगर एक सीएम है, उनके अगेंस्ट में आरोप लगता है कि आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन किया, तो आपको भी सामने आना ही पड़ेगा। और अगर एक साधारण आदमी है, एक छोटा सा कोई बिजनेसमैन है, अगर उसने भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया हुआ है और उसके ऊपर में अगर आरोप लगते हैं, तो उसको भी सामने आना ही पड़ेगा ईडी के। तो ये चीज कि किसी के भी ऊपर में किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले और सब लोग जो है वो इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ रहे, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। लेकिन कभी कभी इक्वालिटी अनइक्वालिटी से भी जनरेट होती है। आप सडनली सोचोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, इक्वालिटी अनइक्वालिटी से कैसे आ सकती है? तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सा जो है वो कंसेप्ट समझाता हूं। तो होता क्या है, आप लोगों ने कभी ना कभी बस में सफर किया होगा, और बस में अगर आप लोगों ने खास करके आपके कॉलेज डेज में वगैरह उसमें अगर सफर किया हो, तो यूजुअली आप लोग देखोगे कि लेफ्ट की जो सीट्स होती हैं, ओके, वो वुमन के लिए रिजर्व्ड होती हैं कि वुमन जो है यहाँ पर बैठे, और ये जो है वो ओपन टू ऑल होती हैं, जनरल सीट्स होती हैं कि कोई भी आकर के यहाँ पर बैठे, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वुमन भी बैठ सकती हैं और मेन भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर वुमन भी बैठ सकती हैं और मेन भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ पर केवल और केवल वुमन बैठेंगी। अब ये ऐसा कैसे? क्योंकि ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन है। किसी को इस तरीके से रिजर्वेशन देना, किसी को इस तरीके से एक स्पेशल प्रिविलेज देना, ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन है। लेकिन यहां पर ट्रूली ऐसा नहीं होता है। देखिए, वुमन को नेचर ने कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। एक मतलब उनको एवरी मंथ दे फेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में दे फेस क्रैम्प एंड दे आल्सो फेस सम वीकनेस, वो चीज है। दूसरी बात है कि वुमन जो है उसमें कुछ वुमन जो प्रेग्नेंट वगैरह हो सकती हैं, और ये जो प्रेग्नेंट वुमन है, मे बी ये नहीं बताना चाहे कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आप कहोगे सर प्रेगनेंसी के लिए अलग से सीट हमने दी, तो बट समबडी डजंट वांट टू टेल, देन व्हाट? तो इसके लिए बिकॉज दे हैव स्पेशल रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके चलते हुए, ना कि वुमन आर वीक, ऐसा कुछ नहीं है, वुमन आर नॉट वीक, दे आर एज गुड एज मेन, बट बिकॉज रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचर ने उनको एक्स्ट्रा दी हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए वुमन जो है उनको इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो लेफ्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस मीनिंग? तो यहां पे हो गई बात की ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। ओके, कि जो अनइक्वल्स है, अनइक्वल्स कौन है? तो देखो, दो वुमन अगर बैठी हैं, तो इसमें वुमन वुमन में आप ये नहीं कहोगे कि ये रिच वुमन है इसलिए इसको पहले बिठाओ और ये पुअर वुमन है इसको मत बिठाओ, या ये जो है वो गोरी है और ये जो है वो काली है इसको लिए इसको मत बिठाओ। वुमन वुमन में डिफरेंस नहीं हो सकता, बट वुमन एंड मेन के क्लासेस में डिफरेंस जरूर हो सकता है। ओके, कि वुमन जो है वो अलग है और मेन जो है वो अलग है। मेन को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन जो है वो दिया है हमने बस में। तो ये वाला जो आपका प्रिंसिपल आता है, ये आपका प्रिंसिपल आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये मतलब होता है कि अगर आप लोग अगर कोई लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हो या फिर अगर आप कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, तो वो इक्वल्स को इक्वली दे, अनइक्वल्स को अनइक्वली दे। यही आप लोगों का इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कुछ लोग अनइक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग जो है आपके पास में 6 अंडे हैं, ये 6 अंडे का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। आपके क्लास में लगभग जो है वो मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, ये 2 विद्यार्थी के बीच में आप लोग जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 3 अंडे इसको देना और 3 अंडे इसको देना, ये एक सही क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन ये आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो गई। अगर आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिव कैरेक्टर इक्वालिटी का लेकर के आना पड़ेगा। और इसमें अगर ये 2 विद्यार्थियों में से अगर कोई एक एथलीट है जो आपके स्कूल के लिए खेलने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको 4 अंडों की आवश्यकता होगी। और अगर इसको 4 अंडे दे दिए जाए और दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट को अगर 2 अंडे दे दिए जाए, तो इट वोंट बी काउंटेड एज अनइक्वालिटी।
ठीक है, ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो रिच हैं उनको ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जो पुअर हैं उनको टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये भी अगेन आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही पार्ट है। तो आई होप इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वालिटी जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। अब बात आती है कि क्या सर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को कहीं वायलेट नहीं किया जाता है, क्या इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल है, इसके मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या है? तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ओके, जो भी राज्य के गवर्नर होते हैं या उनसे भी इंपॉर्टेंट हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, तो इनके ऊपर में कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो आप जब तक वो अपने ऑफिस के टर्म में है तब तक इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो। जब तक आप ऑफिस में हो तब तक कोई क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर में नहीं लगा सकते और कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हो सकता है। सिविल ऑफेंस हो सकता है। सिविल क्या होता है? सो देखो, क्रिमिनल मतलब जिसमें कहीं ना कहीं जेल टर्म इन्वॉल्व हो, जैसे मर्डर हो गया। तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो आपको बता दूं, क्रिमिनल का मतलब होता है जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, आपने किसी को चीट कर दिया, ठीक है, या फिर आपने किसी के ऊपर में हमला कर दिया, ये सब क्रिमिनल चार्जेस हैं। सिविल केसेस बेसिकली या तो मनी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आप किसी ने अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, या फिर वो फैमिली रिलेटेड हो सकता है। फैमिली रिलेटेड मतलब क्या कि जैसे कि किसी ने मैरिज कर दी, ओके, या फिर किसी ने डाइवोर्स कर दिया, तो ये आपके जो है वो मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, ये सब आपके सिविल केसेस हैं। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर महामहिम होने की वजह से उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस तो आप बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते हो, सिविल केसेस शुरू कर सकते हो। वेस्ट बंगाल के गवर्नर, उनके ऊपर में फिलहाल में ओपोजिशन ने एज वेल एज बाकी के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक लेडी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। अब आप मुझे कमेंट में ये बात बताइए कि क्या उनके अगेंस्ट में, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंडर में क्या उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है या नहीं? लेकिन अगर कोई गवर्नर है, उनको अगर अपने वाइफ को अगर तलाक देना है या उनके वाइफ को अगर डिवोर्स देना है, तो क्या वो डिवोर्स दे सकते हैं? बट 2 महीने का पहले आपको एडवांस नोटिस जो है वो मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजुअली कोर्ट में हियरिंग के लिए हर किसी को आना पड़ता है। अगर कोर्ट ने समन भेज दिया कि अरविंद सिंह राजपुरोहित हाजिर हो, तो अरविंद सिंह राजपुरोहित को हाजिर होना पड़ेगा। बट वही अगर हमारे गवर्नर या प्रेसिडेंट है, तो उनको अगर हाजिर होने के लिए बोला जाए तो इट इज नॉट कंपलसरी। उनको आप कंपलसरी बुला नहीं सकते कि आप कोर्ट में हाजिर हो, उनकी मर्जी, अगर उनको आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो इनके दिए जाते हैं। एक्सेप्शन नंबर टू जो है वो हमारे एमएलएज और हमारे जो एमपीज हैं उनको मिलता है। देखिए कैसा है कि जो एमएलएज और एमपीज होते हैं ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है तो इनको पूरी आजादी मिलनी चाहिए बोलने की। मतलब दे मस्ट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, ठीक है, एब्सोल्यूट एफएससी। तो आर्टिकल 19 के अंदर में उनको जो बोलना है वो बोले, कोई उनको झिझक ना हो, कोई उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन ना हो। बेसिकली होता क्या है, कभी कभी आप जब जैसे चुनावी सभाएं वगैरह चल रही तो उस समय में एक आधे व्यक्ति ने किसी को कह दिया, ये बात एकदम प्रोमिनेंट एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल साहब का। तो इन्होंने जो है वो 2 बीजेपी के प्रोमिनेंट नेता अरुण जेटली और नितिन गडकरी साहब हैं, तो इनको उन्होंने कह दिया कि ये लोग जो वो भ्रष्ट हैं, ठीक है, ये लोग जो भ्रष्ट है और मेरे पास में इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है मौजूद। लेकिन जैसे इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है अरविंद केजरीवाल को, उसी तरीके से अरुण जेटली और नितिन गडकरी को भी राइट टू रेपुटेशन है कि उनकी जो रेपुटेशन है उसको कोई हार्म ना करे। और अगर कोई गलत आरोप उनके ऊपर में लगा रहा है तो वो कोर्ट में जाकर के डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। ऐसा ही कुछ अरुण जेटली और नितिन गडकरी जी ने किया भी था जब उन्होंने किया। लेकिन अब ये अरविंद केजरीवाल उस समय में एमएलए नहीं थे और ना ही वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस थे, मतलब ना ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कर रहे थे। तो उस समय में अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने ये कहा तो उनके अगेंस्ट में इन्होंने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, और ऑब्वियसली फिर उनको आउट ऑफ कोर्ट बाद में सेटल करना पड़ा क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन यही बात अगर अरविंद केजरीवाल ने एमएलए बनने के बाद
अगर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर प्रेजेंट होकर के अगर उन्होंने कहा होता कि अरुण जेटली साहब और नितिन गडकरी साहब भ्रष्ट हैं, तो उनके अगेंस्ट में डिफेमेशन फाइल ही नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि एमएलएज और एमपीज को उनके हाउस में पूरी बोलने की आजादी होती है, एंड एब्सोल्युटली यू कैन स्पीक एनीथिंग दैट यू वांट, एंड नो सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन कैन बी इनिशिएट अगेंस्ट देम, क्योंकि ये एमएलएज और एमपीज जो हैं उनको ये वाली बोलने की आजादी एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ये आपका हो गया सेकंड केस। फिर आप सबको पता होगा कि रामायण में जब हनुमान जी सबसे पहली बार रावण के सामने जाते हैं, तो रावण कहता है कि अब इनको, मतलब बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे राम इतने पावरफुल हैं, वो तुमको ऐसे उड़ा देंगे वैसे उड़ा देंगे। रावण को भी गुस्सा आता है कि बोले ये एकदम छोटा सा वानर जो है ये मुझे ऐसी धमकियां दे रहा है, और ऐसा कौन सा पराक्रमी है वो राम। तो इस तरीके से रावण जब बात करता है और वो कहता है कि इसको मार दो, ठीक है, इसको मार दो करके। लेकिन बाद में फिर याद दिलाया जाता है कि देखो, विभीषण याद दिलाते हैं कि ये एक डिप्लोमैट है, यानी कि ये एक राजदूत है, और राजदूत जो है ये हमारा धर्म हमको कहता है कि राजदूत को आप मार नहीं सकते, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको अपने भेजना ही पड़ेगा। फिर भी उनके पूंछ में जब आग लगा दी जाती है, और लेकिन जब उनके पूंछ में आग लगाते थे उन्होंने तो पूरी लंका ही जला दी। ओके, बस उसी तरीके से ये परंपरा हर तरफ से चली आ रही कि राजदूत जो भी हो या डिप्लोमैट जो भी हो, उनको आप अरेस्ट नहीं करोगे, उनके अगेंस्ट में आप लोग ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो शुरू नहीं करोगे। तो हम लोगों ने ये सारी इम्यूनिटीज जो हैं वो मेजरली जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक लोग हैं, यानी कि जो भी फॉरेन से डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, ओके, उनको तो कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स या फिर और कोई ऐसे लोग हैं, उन लोगों को हम लोग देते हैं। जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज क्लियर करने के बाद में आप लोगों को भी एज ए डिप्लोमेट कहीं ना कहीं पोस्ट किया जाएगा और आपको पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। वैसे ही फॉरेन से आने वाले जो लोग हैं उनको भी इम्यूनिटी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ जो मेन जो किंग है या क्वीन है फॉरेन कंट्रीज के, या फिर उनके जो हेड ऑफ द स्टेट या कभी हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर आते हैं, जैसे अगर जोई बिडेन कभी आते हैं तो उन्होंने अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर भी दी तो भी उनके अगेंस्ट में हम लोग क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कुछ जो डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन इनके कंटेक्स्ट में इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो मिलती है, तो इसलिए इनके अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तो ये आपका थर्ड, आप लोग कहोगे कि ये तो वायलेशन हुआ, लेकिन ये ऐसा ही होगा आप लोगों का। ओके, और लास्ट मुद्दा जो आता है वो थोड़ा सा आता है आर्टिकल नंबर 39 बी और सी को लेकर के। इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो होता क्या है कि इंदिरा गांधी जो है वो जब पावर में आई, तो वो पावर में आने के बाद में उनका था कि भाई मैं तो गरीबी हटाओ का नारा देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गरीबी को हटाओ। अच्छा, अब गरीबी को अगर मैं हटाना चाहती हूँ तो कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होंगे, पक्का होंगे। इसके पहले जस्ट 1967 में एक फेमस केस जो है वो हुआ था जिसका नाम था गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी का, मतलब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन करते हो तो ये गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सर्वोपरि हैं और डीपीएसपी हमेशा उसके नीचे आएंगे। इस तरीके से ये बात जो है वो हो रही थी। तो अगर फंडामेंटल राइट सर्वोपरि है तो एक मतलब हमेशा राइट टू प्रॉपर्टी ने दुख दिया हुआ है, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी आप लेने जाते थे और वो लोग भाग भाग करके कोर्ट में चले जाते थे। फिर कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करो लोगों का, जो इनइक्वालिटी उसको खत्म कैसे करें। अच्छा, अगर आप नेशनलाइज करना चाहते हो किसी चीज को, कि बैंक्स जो हैं, जैसे इंदिरा गांधी जब आई थी तो उस समय में बैंक सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को बिलोंग करती थी। बैंक में खाता होना मतलब उस समय में एकदम अमीर आदमियों का काम माना जाता था, गरीब आदमियों के लिए था ही नहीं। तो गरीब आदमी वही मनी लेंडर्स के थ्रू इंटरेस्ट भर भर करके उन लोग जो वो लोन ले रहे थे। इन्होंने कहा इसका कुछ तो सॉल्यूशन करना होगा और मुझे कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी जिसको कहते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने कहा कि हम लोग चाहे तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करें, हम लोग चाहे तो कुछ भी करें, हम लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन अगर करना चाहते तो करें, और जुडिशरी कोई नहीं है हमको बार बार रोकने वाला। इस तरीके की बात जो है वो इंदिरा गांधी जी ने कर दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और इसी में उन्होंने एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ला दी, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल नंबर 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं आर्टिकल 14 भी अगर वायलेट करती हूं तो मुझे अलाउड हो।
ये अमेंडमेंट उन्होंने कहाँ लाई? ये अमेंडमेंट उन्होंने लिखी आर्टिकल नंबर 31C के अंदर में। ठीक है, तो एक आर्टिकल था 31, तो 31 के अंदर में सी में उन्होंने एक ये वाली चीज जो वो लिख दी। क्या लिखा? तो उन्होंने कहा 25th अमेंडमेंट के थ्रू कि 31C में वो लिख रही हैं कि अगर आर्टिकल नंबर 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 में वायलेट करती हो तो मुझे परमिसिबल हो। बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया कि ठीक है, आर्टिकल 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हो तो चलेगा। सवाल आता है कि ये जो 39B और सी हैं ये कौन है? तो 39B और सी ऑब्वियसली डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी में बी कहता है कि देखो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, कि जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस हैं उनकी ओनरशिप और उनका कंट्रोल जो है ओके ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस आपको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है सो दैट हम लोग जो है वो एक कॉमन गुड जो है वो अचीव कर सकें। ठीक है, क्या कर सके? एक कॉमन गुड जो है वो अचीव कर सके, इसके लिए हमको ये काम करना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का टू द कॉमन डिट्रीमेंट। तो एक मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने भी कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इन सब का। ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इन चीजों को रोकने के लिए अगर आर्टिकल नंबर 14 वायलेट होता है तो होने दो। तो 39, तो आर्टिकल 31C कह रहा है, क्या कह रहा है? तो देखो ये वाली एक डायग्राम समझ के लो अच्छे से। आर्टिकल 31C कह रहा है, क्या कह रहा है? कि 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर मैं करता हूं तो मुझे पूरी तरीके से परमिशन दी जाए। तो आर्टिकल 14 का ये अगेन एक और एक्सेप्शन जो आप लोगों को मैंने जस्ट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि आर्टिकल 14 हमने बनाया तो है लेकिन उसके ऊपर में हमारे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो लगभग 5 से 6 एक्सेप्शन अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं ऑब्वियसली अगले आर्टिकल की तरफ में, दैट इज आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है हमको? तो देखो एक मैं अगर आप लोगों को डायग्राम बना करके दूं ना तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मुद्दा आएगा हमारा रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, तो रिजर्वेशन का क्या मुद्दा है? देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल सी रिजर्वेशन के लिए अगर मैं आपको एक डायग्राम बना करके दूं तो कुछ इस तरीके की बनती है। हमारे देश में रिजर्वेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे आपका एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, और तीसरा जो है आपका वो है एजुकेशन में रिजर्वेशन। ये आर्टिकल्स ना याद ही कर लेना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन आर्टिकल है इसके 330 और दूसरा है 332। 330 लोकसभा में रिजर्वेशन देता है, 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में रिजर्वेशन देता है। एम्प्लॉयमेंट का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 16, और एजुकेशन में रिजर्वेशन देने के लिए हमारे पास में आर्टिकल जो है वो है 15। अच्छा, अब हमारे पास में मोटा मोटी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें से एक जो है वो है एससी और एसटी। तो एससी एसटी को हम लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात आती है तो ये सिर्फ एससी एसटी को ही नहीं, तो ओबीसी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस लोगों को भी ये वाला रिजर्वेशन मिलता है। एंड सेम गोज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, कि इनको भी इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात क्या है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को है, बट बाकी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में सब लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। जस्ट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। अच्छा, एक काम आप ही कीजिए फिर, चैट बॉक्स में जो है आप लोग मुझे बताइएगा एससी को कितना रिजर्वेशन है, एसटी को कितना रिजर्वेशन है, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस को कितना रिजर्वेशन है। हमारे कंट्री के अंदर में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन। इन टोटल ये लगभग 59.5% का रिजर्वेशन बनता है। 59, ठीक है, 0.5% का रिजर्वेशन।
तो अब हम जैसे ही आर्टिकल 15 पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिजर्वेशन की यहाँ पर बात जो वो हो रही है। तो होता क्या है कि एक लगभग 1990s के बाद से पॉलिटिक्स थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, और अब तक जिनको आप जनरल कैटेगरी में डिवाइड करते थे, ऐसे कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो भी इमर्ज अब धीरे धीरे होने लगते हैं। और मंडल कमीशन एक बनाया गया था, और वो मंडल कमीशन ने इस रिजर्वेशन की बात कही, और मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के कहने के बाद में या आर्टिकल नंबर 15 के अंदर में उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान डाले जिससे एजुकेशन में एज वेल एज आपके एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो धीरे धीरे आ गए। एनीवेज आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 कहता है कि पहले तो ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि स्टेट जो है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट विल नॉट discriminate anybody on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। दूसरा, इसमें यह कहा है कि स्टेट तो चलो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत ही है कि आप इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पर आप लोग जो है वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करो। एक प्राइवेट सिटीजन भी अपने शॉप में या पब्लिक रेस्टोरेंट में या होटल में या प्लेस ऑफ वर्शिप या एंटरटेनमेंट में या तो कुएं में, टैंक, बेदिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय द स्टेट फंड, इन सब जगह पर भी स्टेट जो है वो क्या नहीं करेगा, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट एंड पब्लिक जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो एक तो आपको कंप्लीटली कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, लेकिन बट देन दूसरी ही बात में ये वाली बात आती है कि आपने कहा कि भाई आप सेक्स यानी कि मेल वर्सेस फीमेल में नहीं करोगे, और दूसरा आपने कहा कि आप लोग जो है वो कास्ट के बेसिस पर भी नहीं डिस्क्रिमिनेट करोगे, ठीक है। लेकिन फिर आपको इसके लिए एक्सेप्शन देना था, तो आप लोगों ने इस आर्टिकल 15 के आगे के पार्ट्स में एक्सेप्शंस लिख करके दिए हैं। और एक्सेप्शंस आपने क्या लिख करके दिए हैं? तो आपने कहा कि आर्टिकल 15 जो है इसके एक्सेप्शन में ये आएगा कि अगर SC, अगर ST, अगर OBC एंड अगर हमारे जो क्या कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये तो अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, अगर इनके लिए अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं और अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो इट शुड नॉट बी काउंटेड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। किस लिए? ताकि हम लोग एक सामाजिक इक्वालिटी या सोशल इक्वालिटी जो प्रमोट कर सकें। आज तक जो दलित, जो ट्राइबल, जो बैकवर्ड क्लासेस और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीछे रह चुके हैं, उनको भी मुख्य धारा में ला करके उनको हम समान कंपटीशन दे सकें, इसलिए ये आर्टिकल 15 के अंदर में ही, भले ही आपने कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन, बट अगर आप इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों के लिए एंड वुमेन के लिए भी अगर इस तरीके से कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो तो आप लोग बना सकते हो। यही है आपका आर्टिकल नंबर 15 का एकदम क्रक्स, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। देन ऑब्वियसली आगे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या है? अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के जो क्राइटेरियाज है वो उनको ढंग से पढ़ो। इसमें क्या कहा है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन ग्राउंड्स पर हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कहाँ? तो मेजरली ये आपके बाद में इसमें डाल दिया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इसके अंदर में, और बाद में इनको रिजर्वेशन वगैरह देने की बातें हुई थी। लेकिन अब वैसा ही अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें आपके ग्राउंड्स पढ़ो। इसमें ग्राउंड्स क्या है कि नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। एक 2-4 दिन पहले की कहानी थी। एक वुमन थी जो कि यूपी में यूपी जुडिशरी की एग्जामिनेशन क्लियर कर चुकी थी, वहां की जज बन गई थी। लेकिन फिर उनके पति जो है वो आईपीएस हैं, तो वो पति आईपीएस थे तो उनको केडर मिला था आंध्र प्रदेश का, और इनके बीच में बात हो रही थी कि आप जोड़ दीजिए करके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो उस केस में उस वुमन ने तेलुगु पढ़ी, तेलुगु पढ़ करके उसने वहां की एग्जाम जो है वो क्लियर की, और आंध्र प्रदेश में अब जाकर के वो वहां पर भी जज बन गई है। तो इज इट पॉसिबल कि यूपी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका रेसिडेंस यूपी है, क्या वो आकर के आंध्र प्रदेश की एग्जाम दे सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि रेसिडेंस इज नॉट द क्राइटेरिया। रेसिडेंस के बेसिस पर इस तरीके से आप लोगों को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। लेट मी टेल यू। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि खास करके जो दिल्ली में लोग रहते हैं ना,
मेजरली जो लोग दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों को जान करके बड़ा ताज्जुब होगा या मजा आएगा कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति वो यहाँ से आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एग्जाम देता है, यूपीपीएससी की भी एग्जामिनेशन देता है, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एग्जाम देता है, वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एग्जाम देता है, वो हिमाचल प्रदेश की भी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देता है। इतना ही नहीं, वो एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी एलिजिबल होता है और उसकी भी एग्जाम वो दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन की जो खुद की एग्जाम होगी वो भी अलग होगी। तो वहां पर ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज आपको लगती है, लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट हो सकता है ना, कि उन लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ पे है ना तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उन लोग कहते हैं कि हिंदी आनी चाहिए, तो अब हिंदी तो हर किसी को आती है, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोग देते हैं। अब उन लोग क्यों गुजरात की जाकर के नहीं देते? क्योंकि गुजराती यहाँ पे कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, आंध्रा में तेलुगु कंपलसरी है, तो कुछ लोग वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके वो लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं। बट अगर कोई सीखे तो अगेन जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति जा करके तेलंगाना जो है उसकी एग्जाम भी यहाँ पर जो है वो दे सकता है, कोई इशू नहीं। तो रेसिडेंस जो है उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये वाली बात जो है वो क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही हुई है। इनफैक्ट अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो रेसिडेंस का क्राइटेरिया ला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फट से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो ध्यान रखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के बेसिस पे आप जो है इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पहली चीज। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजों में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और वही है कि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए अगर आप लोग अलग से क्राइटेरिया बनाना चाहते हो तो क्या आप लोग बना सकते हो, बना सकते हो। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी और अमेंडमेंट लाई थी, और अमेंडमेंट लाने के बाद में जब इनके लिए इस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जब इन्होंने दिया, तो ईडब्ल्यूएस तो चलो अभी 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने दिया है, बट इनके लिए जो है वो रिजर्वेशन आ गया था। एससी एसटी का पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, ओबीसी के लिए वीपी सिंह गवर्नमेंट ने लाया था। ऑब्वियसली उस समय में बहुत अफरा तफरी हुई, और फिर वहीं पर आती है सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द इंदिरा सोहनी जजमेंट। तो वो इंदिरा सोहनी केस में क्या होता है, इंदिरा सोहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है 1992 की, जिसमें उन्होंने ये जो आपने ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया था इसको अपहोल्ड किया, और उन्होंने कहा कि हो सके तो 50% के ऊपर में नहीं जाओगे, और अंडर ओनली एंड ओनली एक्सेप्शनल सिचुएशन आप लोग जो है वो जा सकते हो। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, इकोनॉमिकली वीकर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, तो पहले उन्होंने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई एंड देन उन्होंने इसको अमेंड किया। तो ये गाइज मोटा मोटी आपके आर्टिकल नंबर 16 को लेकर के जो कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से डील करता है। देन नेक्स्ट जो आपका आता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल नंबर 17, और ये आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। अनटचेबिलिटी सैडली हमारे देश की एक ऐसी रियलिटी जो कई सदियों से चली हुई आ रही है। अस्पृश्यता शुरू हुई थी कुछ अलग कारणों से, लेकिन वो आगे कंटिन्यूड होते रही, और आपने दलित वर्ग को इंसान के तौर पर मानना ही बंद कर दिया। ऑब्वियसली ऐसी गंदी चीजें जो हैं, या ऐसी जो कुरीतियां हैं, इनको एक इंडिपेंडेंट और आजाद भारत में और मॉडर्न भारत में ऐसी जगह पर हम जगह नहीं दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिकल नंबर 17 जो है उसके अंदर में क्लियरली लिख दिया कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होगा इसमें, ओके। और उन्होंने कहा कि इसके लिए, अगर इसको एनफोर्स करने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई लॉ बनाना, तो दैट लॉ कैन ऑल्सो बी ब्रॉट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस। और गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके लिए लॉ भी लाया था, जिसको पहले अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट कहा गया, बाद में फिर उसको सिविल राइट्स एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और आज अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए अगर मिलता है दलितों के साथ में या और किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसको जेल तो होगी होगी, और ऐसा व्यक्ति कभी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वन ऑफ द सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी को सजा दी थी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, तो ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। क्लियर कट डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 17। एंड अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पर, और बाद में फिर हम लोग जो है वो अगले एक वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग फिर बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म करेंगे। तो इसमें आर्टिकल नंबर 18 जो है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल से जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं सर कौन सा टाइटल, तो लिखा हुआ यहाँ पे कि नो टाइटल
नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, कि स्टेट जो है उसने जो मिलिट्री और एकेडमिक नहीं है ऐसा कोई टाइटल नहीं देना चाहिए। तो स्टेट को लेकर के बात हो रही है। आप मुझे कुछ भी बुला सकते हो, पॉलिटिकिंग बोलना है बोल सकते हो, महाराजा अरविंद सिंह बोलना है बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टेट यानी कि गवर्नमेंट मुझे कभी महाराजा नहीं बोलेगी। ऐसा पहले हुआ करता था, मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप लोग यहाँ पर इमेज जो देख रहे होंगे, ये राय बहादुर, ये राज बहादुर, ये महाराजा, ये राजा, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी बकायदा लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज व्हाट, इट्स अ स्टेट, और वो उपाधि दे रहा है एक व्यक्ति को कि महाराजा बोला जाएगा, आपको आपको राजा बोला जाएगा, आपको राव साहिब बोला जाएगा, आपको राव बहादुर बोला जाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, ये आगे इनहेरिट भी होगा, आपके जो बच्चे हैं उनको भी ऑटोमेटिकली ये टाइटल मिलेगा। तो उसका जब बच्चा होगा उसको भी ऑटोमेटिक महाराजा टाइटल, उसका बच्चा होगा उसको भी ऑटोमेटिक महाराजा टाइटल। तो ये टाइटल्स कैसे हैं, ये टाइटल सारे के सारे हेरिडिटरी इन द कैरेक्टर है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा टाइटल स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, ओके, या गवर्नमेंट या द स्टेट नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन क्या मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल आपको मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। मिलिट्री में कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, उनके टाइटल आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिल सकते हैं, और वो गवर्नमेंट देती है। अच्छा, अगर कोई पीएचडी कर लिया उसको डॉक्टर की उपाधि गवर्नमेंट देती है, तो क्या वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एकेडमिक टाइटल अलाउड है, लेकिन राजा महाराजा ऐसे टाइटल आपको अलाउड नहीं है। मिलिट्री टाइटल अलाउड है, लेकिन बाकी के टाइटल अलाउड नहीं। अब कोई तो एक बंदा था पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, बोले ये भारत रत्न, ये भी तो टाइटल हो गया, ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी तो टाइटल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में इनको टाइटल कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भारत रत्न जो है, ठीक है, ये भारत रत्न जो है वो आपने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विसेज हमारे समाज को दी है, सोसाइटी को दी है, इसलिए आप लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको भारत रत्न टाइटल जो मिल रहा है, ना कि हेरिडिटरी। और दूसरी बात, ये हेरिडिटरी भी नहीं है, यानी कि सचिन तेंदुलकर के बच्चे को ऑटोमेटिकली भारत रत्न का टाइटल नहीं मिलता है, सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न मिला है। अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है इसको टाइटल के तौर पे यूज मत करना। अगर तुमने खुद ने, हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बट सचिन तेंदुलकर खुद खुद को नहीं बोल सकता कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं। जिस दिन आपने ऐसा बोला या जिस दिन आपने ऐसा लिख करके भेजा, उस दिन आपका टाइटल जो आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, ऐसा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 18। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें कही हम कि एक तो देखो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट तो नहीं देगा। अच्छा, अब अगर मुझे कोई फॉरेन कंट्री अगर दे, तो मुझे यूएई देना चाहती, बोले अरविंद, महाराजा अरविंद सिंह राजपुरोहित, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? अच्छा, इतना ही नहीं, अगर कोई फॉरेनर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, अगर उसके अंडर में वो काम कर रहा है, तो क्या उसको मिलेगा? आंसर उसको भी नहीं, वो भी नहीं ले सकता। लेनी है तो पहले जाकर के प्रेसिडेंट से परमिशन लो, ठीक है। इसी तरीके से नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में अगर कोई काम कर रहा है, ओके, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कोई प्रेजेंट एमोल्यूमेंट या इवन एनी काइंड ऑफ ऑफिस जो है वो फॉरेन स्टेट के अंडर में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये सब बातें आती हैं आपके आर्टिकल नंबर 18 में। तो गाइस, राइट टू फ्रीडम, इसके जो राइट्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो गाइस, कमेंट करना जरूरी है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर ये वीडियोस ऐसे बना पाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू, बाय बाय। हाँ।